नमस्कार भारत। रेड लाइट एरिया और वेश्याएं, ये दोनों ऐसे शब्द हैं जिन्हें सुनते ही हमारे चेहरे की रंगत बदल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर रेड लाइट एरिया और वेश्याएं ना हो तो सभ्यता की चादर में लिपटे हुए सभ्य लोग अपने जिस्म की प्यास बुझाने कहां जाएंगे? सन 2018 मैंने अपना एक ब्लॉग स्टार्ट किया, सिलसिला जिंदगी का। मुझे इस ब्लॉग को लेकर इतना पैशन था कि मैं इस ब्लॉग पर हर रोज कुछ न कुछ नया लिखना चाहता था और लिख भी रहा था। मेरे ब्लॉगिंग के इसी पैशन को देखते हुए मेरे एक करीबी दोस्त ने मुझसे कहा कि कभी तुम किसी वेश्या की जीवनी लिखो, उसके पास जाओ और उसकी दर्द भरी कहानी, उसकी जिंदगी की कहानी अपने ब्लॉग में अपने तरीके से लिखो। मेरे दोस्त की ये बात मुझे बहुत पसंद आई और मैंने सोच लिया कि मैं किसी वेश्या के ऊपर जरूर लिखूंगा। और मेरे ब्लॉगिंग के इसी पैशन ने मुझे एक दिन लाकर खड़ा कर दिया एक बड़े रेड लाइट एरिया पर। मेरे हाथ में एक ट्राइपॉड, आईफोन 5S और एक डायरी। इधर उधर देख रहा था। ऐसी जगहों पर आते जाते लोगों का सामना करना भी आसान नहीं होता, लेकिन मैं सबका सामना कर रहा था क्योंकि मुझे कुछ जानना था, कुछ हासिल करना था। तभी मेरे पीछे से आवाज सुनाई देती है, ए आजा। मैं आवाज की तरफ देखता हूं और एक अंधेरी नुमा पतली सी गली, और उस गली में मुझे एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। मैं उस लड़की की तरफ बढ़ता हूं। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचता हूं, वो आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे। पतली सी सीढ़ी और उस सीढ़ी पर अंधेरा। संभलते हुए हम ऊपर जाते हैं। एक रूम जिससे अजीब सी महक आ रही थी, उसमें मैं उसके साथ एंटर करता हूं और डोर बंद हो जाता है। डोर के बंद होते ही वो बोल पड़ती है, चलो जल्दी करो, 1000 रुपये निकालो। मैंने उससे कहा, सुनो एक्चुअली यहाँ आने का मेरा उद्देश्य कुछ और है। तो हंसते हुए बोलती है, पूजा करने आए हो क्या? और मैं कहता हूँ, नहीं, तुम्हारी लाइफ स्टोरी जाननी है। पहले तो वो अपनी स्टोरी बताने के लिए तैयार नहीं होती है, पर थोड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद वो तैयार होती है और कहती है, 3000 रुपये लूंगी, तब अपनी स्टोरी बताऊंगी। मैं हाँ बोलता हूं और इसके बाद मधु ने अपनी जो स्टोरी बताई, उसकी स्टोरी सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। मैं जब अपने गांव पर थी तो मेरा नाम कुछ और था, पर इस रेड लाइट एरिया में आने के बाद मुझे एक नया नाम मिला, मधु। तुम इस रेड लाइट एरिया में कैसे आई? मोहब्बत, इश्क, प्यार, किसी से दिल लगाना, ये सब अपने आप को धोखा देना है। जैसे इसकी वजह से आज मैं इस अंधेरे में भटक रही हूं। पैसे वाला था, मुझ पर फिदा हो गया था और मुझे भी उससे प्यार हो गया था। उसके प्यार में पागल होकर मैंने उसे अपना सब कुछ सौंप दिया, जिस्म से लेकर जान तक। पर कहते हैं ना कि मोहब्बत के सफर पर जो एक बार निकल जाता है, कभी लौट कर वापिस नहीं आता। मैं भी उसके साथ निकल पड़ी मोहब्बत के सफर पर मुझे पता नहीं था कि इस मोहब्बत का सफर खत्म होता है इन गुमनाम गलियों में, जहां हर रोज मर मर के जीना पड़ता है। मैं मधु की आंखों में देख रहा था, उसके दर्द को मैं महसूस कर रहा था। तभी मैं उससे पूछता हूं, मधु, क्या तुम्हें अपने गांव की याद आती है? इतना मेरा पूछना था कि मधु की आंखें भर आती है और वो अपने कपकपाते हुए होठों से कहती है, हाँ, सबकी याद आती है। अम्मी की, भाई की, अपनी मुंहबोली बहन की, और वो मेरे पिताजी, जो हमेशा बीमार रहते थे फिर भी मुझे अपने कंधे से नीचे नहीं उतारते थे। पता नहीं अब वो इस दुनिया में होंगे भी या नहीं।
और वो मेरे गांव की बगिया अब तो उजड़ गई होगी जिसमें मैं खेला करती थी, और वो गांव का पुराना तालाब अब उसमें का पानी सूख गया होगा। कभी कभी दिल करता है एक बार अपने गांव जाऊं, सबको देखूं, सबसे मिलूं, पर सच बताऊं हिम्मत नहीं होती, क्योंकि इस समाज के लोगों की सोच घटिया हो चुकी है। इतना सुनते ही मैं भी इमोशनल हो जाता हूं और अपने आंखों के आंसू को छिपाते हुए मैं पूछता हूं, मधु, एक दिन में तुम्हारे पास तो कई मर्द। इतना सुनना था कि मधु गुस्से में कहती है, आज मर्द है कौन, मर्द है कहां। सभी मर्दानगी के दावे करते हैं और वक्त आने पर हिजड़े बन जाते हैं। तभी अंदर के कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। मधु आंसू पोंछते हुए और अंदर जाते हुए कहती है, यह भी किसी मर्द की निशानी है। महलों में रखने का, शादी करने का दावे करता था, पर जैसे ही उसे पता चला कि मेरे पेट में बच्चा है, इस गली में कभी नहीं आया। मधु आंसू पोंछती है और अंदर चली जाती है। उसकी बातें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी। आंखें भर आई थी, मन बोझिल हो चुका था। मैं उठता हूं और वहीं कुर्सी पर 3000 रुपये रखकर जाने लगता हूं। तभी पीछे से मधु की आवाज सुनाई देती है, सुनो, अपनी डायरी में यह भी लिखना कि दुनिया में हर कोई बेईमानी कर सकता है, लेकिन एक वेश्या कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करती। हर किसी के सामने एक तरह से पेश आती है, चाहे वो कोई भी हो। हमारी महानता भी जरूर दिखाना। मैं पीछे मुड़कर मधु को देखता हूं जो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। मैं सीढ़ियों से उतरकर अंधेरी गलियों में उजाले में आने का रास्ता तो तलाश कर चुका था, लेकिन एक गुमनाम मुसाफिर की तरह आगे बढ़ रहा था, जिसके दिल में दर्द था और जुबां पर कई सवाल। दोस्तों, सिर्फ एक मधु नहीं, बल्कि मधु जैसी और कई ऐसी लड़कियां हैं जो आज गुमनाम भरी जिंदगी जी रही हैं, जिन्हें पता नहीं कि उन्हें जाना कहां है। वहीं से सफर शुरू होता है और वहीं पर खत्म हो जाता है। मैं मधु की कहानी सुनकर स्तब्ध था। मधु से मिलकर जैसे मेरे अंदर हजारों दर्द उभर पड़े थे, और मैं सोचने पर विवश हो गया था कि जिन्हें हम वेश्या कहते हैं, उनके लिए उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल है। मधु ने मुझे एक और कहानी बताई जो इससे भी दर्दनाक है, जिसे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, मधु के बारे में आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा। क्या इस समाज में मधु को खुलकर जीने का हक नहीं है? क्या हमें उनको सम्मान देना नहीं बनता है? हमें जरूर बताइए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। इसी दर्द के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार भारत।